नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इस फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत आज हिंदी से संबंधित हम आपको कुछ खास और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। ये प्रश्न कोई ऐसा वैसा प्रश्न आप इसे मत समझिए, जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ ये जो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों, ये बूस्टर डोज एक तरीके से कहा जा सकता है। और ये हमारे काफ़ी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये आगामी जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है यूपी टेट, उस टेट से संबंधित इस पाठ से ही ये जो हमारा पाठ अभी आप लोग देख रहे हैं, ये भाषा का सामान्य परिचय एवं बोली से यानी भाषा लिपि व्याकरण और बोली से हमारा पाठ है। ये पाठ कहीं न कहीं हमें और आपको मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मुझे ऐसा लगा कि अपने काफ़ी मित्रों को सहायता करना चाहिए और एक दूसरे के मार्गदर्शन से ही आगामी जो यूपी टेट का परीक्षा होने वाला है, साथ ही साथ आगामी सुपर टेट अभी तो आचार संहिता है, इस वजह से कोई वैकेंसी या कोई वो जॉब के लिए निकाला नहीं जा सकता। बट आगामी भविष्य को देखते हुए हम जो है अभी से अगर हम अपने कॉम्पिटिटिव यानी सुपर टेट के लिए अगर तैयारी में जुट जाएं, तो कहीं ना कहीं एक छोटा छोटा सिलेबस हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी को आज सुपर 30 क्वेश्चंस मैं आपको हल कराऊंगा और आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा और ये आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक पहला प्रश्न जो दिखाई दे रहा है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिला, यानी स्वीकृति का प्रस्ताव मिला। यानी कहने का अर्थ ये है हमारे मित्रों कि हिंदी भाषा को कार्य में या कार्य को करने की स्वीकृति हमें कब प्रदान दिया गया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है: 14 सितंबर सन 1949, 14 सितंबर सन 1950, 14 सितंबर सन 1960 और 14 सितंबर सन 1964। तो ये 4 उत्तर हमारे आपके सामने हैं। ये चारों उत्तर में से आपका जो उत्तर आपको सही लगे आप मुझे ज़रूर बताइए। तो इसका जो पहला उत्तर है 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ये देखिए यूपीएसआई परीक्षा 2017 में, आबकारी परीक्षा 2016 और यूपीएसआई दोबारा इस प्रश्न को पूछा गया है 2016 में। तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव मिला। दूसरा यहाँ प्रश्न आप देख रहे हैं कि 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा में हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है। पहला हमारा ऑप्शन है लोक भाषा, दूसरा संपर्क भाषा, तीसरा हमारा राष्ट्रभाषा और चौथा हमारा है राजभाषा। ये भी देखिए काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आरओ का परीक्षा हुआ था सन 2016 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और यूपीएसआई देखिए, यूपीएसआई में एक परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया और यूपी टेट में भी पूछा जाता है ये चीज़ें 2017 में। तो 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया, यानी राजभाषा। उत्तर नंबर डी जो है हमारा सही है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। ये अमूमन हम एग्ज़ाम में से देख सकते हैं और इससे यूपी टेट में इस पाठ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलना तय है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ए नंबर है हमारा 14 अक्टूबर, बी है 27 फरवरी,
29 दिसंबर और चौथा हमारा है 14 सितंबर। तो जैसा कि अभी ऊपर पहले प्रश्न में हम देखा 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अगला हमारा है, देखिए ये भी परीक्षा में पूछा, परिचायक परीक्षा 2015 यूपीएसआई वीडियो की परीक्षा में सब प्रश्न पूछा गया है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री, है ना। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? किस संविधान की बात किया जा रहा है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। संविधान के विषय में हमें आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 353। तो अनुच्छेद 343 जो हमारा है इसका सही आंसर है। तो हिंदी संविधान के 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन जो हमारा है वो 1955, दूसरा 1960, तीसरा 1965 और चौथा जो है 1970। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का ए नंबर सही होगा। 1955 को आयोजन गठन किया गया था, आयोग गठन हुआ था। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की प्रश्न नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये निश्चित प्रश्न अक्सर देखा गया है यूपी टेट की परीक्षा में। हिंदी की आदि जननी क्या है? ए है अपभ्रंश, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है प्राकृत और चौथा हमारा है पाली। तो यहाँ पे हिंदी को बेटा, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुआ है ना। संस्कृत इसकी जननी है। हिंदी का जो जननी यानी माता अगर कहा जा सकता है तो वो संस्कृत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है? भाषा के संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में या तीनों में? तो लिपि का जो हमारा आवश्यकता होती है वो है भाषा लिखने में। यहाँ पे इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिपि का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, है ना। तो भाषा लिखने में कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रश्न ऑप्शन है, एक बार फिर से प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पहला हमारा है अपभ्रंश साहित्य में, दूसरा जयभट्ट साहित्य के शिलालेख में, तीसरा हमारा है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, चौथा है अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो इसका जो हमारा उत्तर है प्रश्न नंबर 9 का जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन इसका 4 है, पाली लिपि, खरोष्टी, मंदारिन और देवनागरी। तो हिंदी हमारे प्यारे मित्रों, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि भारत के संविधान के डॉट डॉट यहाँ पे स्पेस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, में हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तो यहाँ पे अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 272(1). तो यहाँ पे हिंदी 347 फर्स्ट में भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 हिंदी डॉट 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 भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है।
स्थान की बात पूछा जा रहा है। ये भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रश्न नंबर 13 जो है, प्रश्न नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है और चौथा स्थान है। तो हिंदी जो है प्रमुख भाषाओं में इसका तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? देखिए, अभी जैसे प्रश्न नंबर यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा है कि लिपि से संबंधित हमारा प्रश्न था, तो वही क्वेश्चन जो है आपको उल्टा करके पूछ रहा है, विपरीत इसका पूछ रहा है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये जो हमारा उत्तर इसका होता, उत्तर नंबर डी, लिपि कहते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी भाषा से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो यहाँ कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी या गुरुमुखी। तो यहाँ ब्राह्मी से जो है बेटा बच्चों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ मैं किसी उद्देश्य से या किसी पर्पस से आप लोगों के सामने ये वीडियो में डाल रहा हूँ। ये वीडियो एक तरीके से मैं खुद अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो आपकी सहायता के लिए, मैं खुद अपनी सहायता के लिए, मेरे साथ साथ आप लोगों का भी अगर कुछ उद्धार या उपकार हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि मेरा वीडियो, पहला वीडियो आप लोगों के पास जा रहा है, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ हो सकता है, तो उसे आप लोग छोटी सी भूल समझकर उसे क्षमा कीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ें यहाँ आपको दिया जाएगा सही और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे छोटी छोटी जानकारियाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने दिया जाएगा। आगे जैसे ही एग्ज़ाम अभी सुपर टेट का आएगा तो मैं एक अच्छा वीडियो आपके समक्ष जो है प्रतिदिन एक एक वीडियो दूंगा, और वो आपके हित के लिए। आपको ना तो कोचिंग करने की आवश्यकता होगी, ना कहीं आपको जाने की आवश्यकता होगी। आप घर बैठे ही एक छोटे भाई की तरह आप लोग पढ़िए, और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो यहाँ ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 16 कहता है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पाली, बी अपभ्रंश, सी प्राकृत और डी हमारा है संस्कृत। प्रश्न नंबर 16 है ना। तो हिंदी को विकास करने, देखिए ये जो परीक्षा, ये प्रश्न जो पूछा है थोड़ा हाई लेवल का है, तो इससे आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए, क्या पता यही पूछ लिया जाए। प्रश्न जो है सेम दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 17, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी, ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो बी नंबर का ऑप्शन हमारा है 17 का बी, अर्धमगधी जो हमारा है अवधी बोली में अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई है। ये लोक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? किससे मानी गई है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ। तो खग, खस अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश और मगधी अपभ्रंश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है सौरसेनी अपभ्रंश, ये हमारा इसका सही उत्तर है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी कौरवी, ऑप्शन नंबर सी मैथिली और ऑप्शन नंबर डी अवधी। तो यहाँ पे जो है वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य भोजपुरी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20, ब्रजभाषा का क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, बी नंबर वाराणसी, सी इलाहाबाद और डी जो है लखनऊ।
तो इसका जो हमारा सही उत्तर है ब्रजभाषा, वैसे पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है। तो मथुरा जो है हमारा उस क्षेत्र की ओर आता है, तो मथुरा इसका सही ऑप्शन हो सकता है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप बन जाती है, लिपि बन जाती है, या कहिए उपभाषा बन जाती है, या ब्रजभाषा बन जाती है। तो बोली का जब क्षेत्र थोड़ा विकसित होता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वो उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का क्षेत्र है। तो 22 नंबर में आगरा, मथुरा, भरतपुर। बी नंबर में पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। सी नंबर है जयपुर, अजमेर, जोधपुर। और डी नंबर है झांसी, जालौन और दतिया। तो जो बुंदेली का क्षेत्र है वो हमारे हैं बेटे झांसी, जालौन और दतिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पे कहता है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए मानक भाषा, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य भाषा, ऑप्शन नंबर सी माध्यम भाषा और ऑप्शन नंबर डी स्रोत भाषा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 का जो हमारा उत्तर जा रहा है वो है डी स्रोत भाषा। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इसका जो हमारा सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी। जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि ये ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हमारा पश्चिमी हिंदी है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अब ध्यान दीजिएगा, पूर्वी की मैं बात कर रहा हूँ। बघेली है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और जयपुरी है। जयपुरी आप लोग जानते हो, जयपुर राजस्थान की ओर, और ये पूरा हमारा क्षेत्र ही अलग हो जाता है। तो बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत है, और लेकिन जयपुरी जो है हमारा वो पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमें अपनी भाषा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और हाड़ौती। तो यहाँ पे जो है कन्नौजी भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है मथुरा वृंदावन। प्रश्न नंबर 27 है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत और ऑप्शन नंबर डी ब्रज भाषा। तो यहाँ पे जो हमारा उत्तर जाएगा कि मथुरा और वृंदावन में हम ब्रज भाषा का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 28 नंबर कहता है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की है बेटे भोजपुरी, बी ऑप्शन नंबर ब्रज, मेवाती और कन्नौजी। देखिए कन्नौजी कन्नौज में बोला जाता है, भोजपुरी वाराणसी की ओर बोला जाता है, वाराणसी इधर की जो पूर्वी क्षेत्र है, और यहाँ पे ब्रज भाषा का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सबसे अच्छा और जो हमारा सटीक उत्तर है वो हमारा ये है कि सी जो है वो मेवाती भाषा है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। 29 नंबर का प्रश्न है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या अपभ्रंश। तो इसका जो हमारा सही उत्तर जाएगा कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, पंजाबी जो है हमारा इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अंतिम और लास्ट जो हम आज का हमारा इस आप लोगों के बीच में पहला वीडियो जा रहा है, वो अंतिम प्रश्न आज मैं आपको यहाँ से दूंगा कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है? जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी और मगही, है ना। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है जयपुरी, जयपुर में बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे ये बिहारी बोली नहीं है। तो यहाँ पे ये
30 प्रश्नों का संग्रह मैं आप सभी के बीच में पहुंचा रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये प्रश्न आपको ज़रूर और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और आपकी आगामी परीक्षा में आपका सहायता करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये पहला मेरा वीडियो है, इसमें थोड़ा आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।